कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? क्या ये अब साबित कर दिया है राहुल गांधी ने कि अब याचना नहीं रण होगा? और चुनाव आयोग कितना घबराया हुआ है ये तो पता चल ही रहा है कि कैसे वेबसाइट पर अब डेटा ही नहीं है। देखिए बुचरा जी, आपके माध्यम से देश के नागरिकों को ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र का जो बेसिक आधार है वो जो है निष्पक्ष वोट डालना, और जिस व्यक्ति को वोट डाली गई है उसी के खाते में वोट गई है या नहीं गई है, ये आधार है। अगर ये आधार खिसक जाता है तो सारा लोकतंत्र भरभरा करके जो है नीचे गिर जाता है। पहले काफी लंबे समय तक, 2-2.5 हजार सालों तक एक व्यवस्था रही कि भाई हथियार के बलबूते पे हमें सत्ता में आना है, और हथियार के बलबूते पर ही और मारकाट के बलबूते पर ही जो है सत्ताएं बदलती रही। फिर लोगों की समझ में आया कि भाई हम हथियार लेकर के एक दूसरे का गला काटें, इससे अच्छा है कि हम तय कर लेते हैं कि किसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं, उसके हिसाब से सत्ता में वो बैठ जाएगा और दूसरा व्यक्ति शांति से वहां उतर जाएगा। यानी ट्रांसफर ऑफ पावर जो है बहुत ही आसान तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, शक्ति परीक्षण से नहीं, ताकत के बलबूते पे नहीं, तलवार के बलबूते पे नहीं, सहमति के बलबूते पे होगा। इसको जो है बहुत विस्तार से इस विषय में एक किताब जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके रूसो ने लिखी है, जो सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है, ये ही हमारा आपसी सहमति है 140-45 करोड़ लोगों की कि साहब ये संविधान है, इसमें ये अधिकार है, और इसमें जिस व्यक्ति के पक्ष में ज्यादा जो है मतदान पड़ेगा, ज्यादा वोट जिसको मिलेंगी, वो सत्ता में 5 साल के लिए बैठ जाएगा। और अगर जनता जिसके पक्ष में वोट डाल रही है वो ना होकर के कोई और सत्ता में बैठता है, तो यहाँ अराजकता की तरफ बढ़ने की जो है दरवाजा खुल जाता है। फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई। संविधान और ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। फिर तो जिसमें दम होगा वो जो है दिल्ली में बैठ जाएगा, अराजकता देश में फैल जाएगी। जो बांग्लादेश का श्रीलंका जैसा हाल हुआ है वो स्थिति हो जाएगी। बांग्लादेश में भी आपके दर्शकों को शायद जो है याद हो कि 15 साल से वोटों के माध्यम से और चुनाव आयोग के माध्यम से गड़बड़ियां करके ही ये जो है जो शेख हसीना थी वो सत्ता में बनी हुई थी। और उस चीज का जब धीरे धीरे प्रेशर बनता गया तो जो है क्या हाल हुआ। और दूसरा, यदि शांतिपूर्ण तरीके से वोट के माध्यम से सत्ता नहीं बदलती है, केवल चुनाव आयोग के माध्यम से बदलती है, तो जो व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है वो कैसे निर्णय लेगा? वो अचानक वोटबंदी कर सकता है, वो किसानों को कुचल सकता है, उसके मंत्री जीप के नीचे, उसके जो है किसानों को बैठे बैठे 750 किसान शहीद हो सकते हैं, महिला पहलवानों को उसके सांसद छेड़खानी कर सकते हैं। तो वो कुछ भी तानाशाही कर सकता है। और जो है क्योंकि एक डर बना रहता है हर व्यक्ति को कि आंदोलन मेरे खिलाफ होगा, वोट मेरे खिलाफ चली जाएंगी, मेरी सत्ता जा सकती है। इस वजह से वो सीधी रास्ते और सीधे रास्ते पे चलता है। लेकिन यदि आपको विश्वास हो कि किसी रेड लाइट पे हमारा चालान होगा ही नहीं, तो फिर तो आप धड़ाधड़ चलेंगे, फिर सभी लोग धड़ाधड़ चलेंगे, फिर एक्सीडेंट होगा और जो है अराजकता देश के अंदर फैल जाएगी। तो ये महत्व है इस चीज का, वोट का। और वोट ही ऐसा अस्त्र है, एक शेयर है हर व्यक्ति के हाथ में। हाँ, 140 करोड़ लोगों के हाथ में एक एक शेयर है कि भाई मैं जिसको ये शेयर ताकत सौंपूंगा वो सत्ता में बैठे। इसके विपरीत इन्होंने जो हालत कर दी है इस देश में, ये तभी तो एंटी इनकम्बेंसी वाली जो बात आती थी कि भाई 5-10 साल बाद जो गलत निर्णय आपने लिए उसके खिलाफ वोट जनता डालती, आपको हटा देगी। ऐसा हो ही नहीं रहा था। ये गलत पे गलत निर्णय लेते चले जा रहे थे, एक गाड़ी का एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट करते चले जा रहे थे, जबकि ये 5 साल के लिए ड्राइवर की सीट पर बैठाए हुए जो है जनता के एक ड्राइवर है, ना कि ये मालिक है। ये मालिक बनकर के गाड़ी को कहीं पे ले जा रहे हैं, किसानों को कुचल रहे हैं, दलितों को कुचल रहे हैं, मुसलमानों को कुचल रहे हैं, सिखों को कुचल रहे हैं। और तमाम अफरा तफरी का माहौल, महंगाई, बेरोजगारी, इसका क्यों इनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा था? जो मीडिया हम लोगों से पूछता था, देखो नोटबंदी की लेकिन फिर भी चुनाव जीत गए, देखो किसानों को कुचला, किसान आंदोलन हुआ फिर भी चुनाव जीत गए। अब उसका परिणाम वास्तव में कल खुल गई है देश के सामने कि ये इसलिए जीत रहे थे क्योंकि इनके खिलाफ वोट करने के बावजूद भी चुनाव आयोग के, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ, जो केचुआ है वो इनकी सेवा में लगा हुआ था। तो इससे साबित हो जाता है कि ये जो सरकार करंटली चल रही है और 2019 वाली सरकार भी थी, वो अवैध सरकार थी। और ये करंटली अवैध सरकार है, अवैध ये जो है प्रधानमंत्री है। इसका एक भी मिनट जो है गद्दी पे बना रहना अवैध है। देश के संविधान और देश की का जो जनता का आदेश है, जनादेश है, उसके खिलाफ है। इस बार भी इंडिया गठबंधन जैसा कि खुलासा होता चला जा रहा है,
वो वास्तव में जीता है। इनको तत्काल प्रभाव से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, और यदि ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो यहाँ पर किसी भी वक्त जो है बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। और मैं तो देख पा रहा हूं कि ये गलियों में दौड़ते हुए नजर आएंगे, और इनके पीछे पीछे जनता दौड़ेगी। इनके साथ साथ जो है ये अमित शाह हो और नरेंद्र मोदी हो या चुनाव आयोग के अधिकारी हो, ये पीछे पीछे जो है ये जनता दौड़ करके पूरा इनका हल कर देगी। ऐसा सद्दाम हुसैन के साथ हो चुका है, गद्दाफी के साथ हो चुका है, और पता नहीं कितने तानाशाहों के साथ इस वर्ल्ड में हो चुका है। तो मेरी चेतावनी है, तत्काल इस्तीफा दे करके, झोला उठा करके यहाँ से निकल लो, इस्तीफा दे दो। और अवैध इस सरकार को घोषित करने का कर्तव्य जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात जानी चाहिए। बहुत भयंकर रोष है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और गोदी मीडिया को भी चेतावनी आपके माध्यम से दे दूं कि भाई गोदी मीडिया वालों, तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे दफ्तरों पे ताले लगेंगे और तुम्हें भी जो है जेल में डाला जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारी हो, गोदी मीडिया हो या ये सरकार हो, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब इस चीज को जनता एक मिनट भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बिल्कुल। आपने बहुत महत्वपूर्ण और बिल्कुल जिस तरह से आप बोलने के लिए जाने जाते हैं, आपने उस तरह से अपने अंदाज में इन तमाम बातों को रखा, लेकिन बहुत गंभीर ये तमाम चर्चा का विषय है। बिलाल साहब के पास मैं हूँ, उससे पहले ओंकारेश्वर जी आपके पास मैं आ रही हूँ। ओंकारेश्वर जी, सवाल मेरा ये है, ये कितना खतरनाक, कितना खौफनाक, कितना डरावना आपको ये दिखता है कल से लेकर अब तक? देखिए, ये आपको और हमें तो बहुत पहले से पता था, ये बात राहुल गांधी लगातार कहते रहे थे, ये बात विपक्ष के दूसरे नेता भी कहते रहे थे, ये बात वो लोग जो लगातार देश की सेवा में काम कर रहे हैं, एजेंसीज हैं, जो अलग अलग एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये सब बात लगातार तथ्य रख रही थी। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने धमाका किया है, एटम बॉम्ब उन्होंने गिराया है, ये इसको आप लोकतंत्र के लिए, हमारे जैसे एक देश के लिए जो कि संघर्ष से बना है, उसके लिए आप कितना खतरनाक आप मानते हैं, कितना डरावना और खौफनाक मानते हैं? मुझे लगता है कि पूरी सरकार जो है वो हिल चुकी है और हड़कंप मचा हुआ है चारों तरफ। ये उसी हड़कंप का नतीजा है कि ट्विटर पे जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं स्क्रीनशॉट्स कि किस किस स्टेट की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बंद कर दी गई। राहुल गांधी ने अपने आरोप में भी ये कहा है। क्यों भाई, क्यों बंद की जा रही है? क्या उसके पीछे फिर उसका डाटा चेंज किया जा रहा है? क्या ये बात है? किस आम आदमी को समझ में नहीं आ पाएगा कि इतने सारे आरोपों के बाद आपकी वेबसाइट अचानक बंद हो रही है, तो क्या उसके पीछे मैनिपुलेशन हो रहा है? और कौन से लोग हैं जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क आप सब लोगों का खराब हो चुका है। हार्ड डिस्क को तो डिकोड कर लिया राहुल गांधी ने। जो बातें बताई हैं ऐसा 75 साल में कभी नहीं हुआ। एक एक असेंबली का तो पूरा खाता उन्होंने खोल के रख दिया, एक कंस्टिट्यूएंसी का बैंगलोर के, और बाकियों का जितने का डिटेल बताया है उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। ये नहीं बता पा रहे हैं कि इस आंकड़े पे जो उन्होंने तथ्य रखे हैं उस पे क्या जवाब है। कह रहे नहीं, उनको विश्वसनीयता नहीं है और वो सत्ता खो चुके हैं इसलिए हताशा में बोल रहे हैं। अरे भाई, बात का कोई जवाब होना चाहिए ना, जो तथ्य रखे जाएं उस तथ्य का जवाब दीजिए। आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा ओथ लीजिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं, वो अपोजिशन लीडर हैं जिनका दर्जा कैबिनेट का है, वो बराबर हिस्सेदार होते हैं इसमें सत्ता के, जो लोकतंत्र का जो पद्धति है हमारी, उसमें आप उससे कह रहे हैं कि वोट लेके और ले आइए जो आंकड़े रखे। अच्छा, एक बात और अमित मालवीय ने भी बहुत खास बात कही है कि कौन से लिस्ट वो दिखा रहे हैं। मतलब कल को ये कह देंगे कि ये लिस्ट तो आपने दी ही नहीं है, ये तो आपने बाजार से मैन्युफैक्चर की। यही बात है जो पकड़ में आती है कि पहले वो कह दे चुनाव आयोग कि नहीं नहीं, हमने ये तो नहीं दिया था, आपको कुछ और फोटोकॉपी दी थी, आपको कुछ और डाटा दिया था। यही मैनिपुलेशन है जो देश की जनता आप समझ चुकी है। यही मैनिपुलेशन है जो बिहार में एसआईआर के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। आप कह रहे हैं डाटा दुरुस्त कर रहे हैं, वहां ट्रंप का आई कार्ड बना हुआ है, वहां कुत्ते का आई कार्ड बना हुआ है, वहां एक मोबाइल फोन का आई कार्ड बना हुआ है, और सारे स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं, वायरल हैं सोशल मीडिया पे। मदर का नाम मदर मदर, फादर का नाम फादर फादर, अदर का नाम अदर अदर, ये तो कार्ड बनाया हुआ है। ये अगर आप उसको इस तरह दुरुस्त कर रहे हैं वोटर आई कार्ड को, तो इस पे सवाल उठना लाजिमी है। और सवाल, आप चाहे कान बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए,
जनता सुन रही है। चाहे गोदी मीडिया उसको फ्रंट पेज से हटा ले, लेकिन देश को ये पता चल चुका है। और जिस तरह से ये गोदी मीडिया भी क्यों डरा हुआ है, सबके पीछे आप ईडी सीबीआई कुछ ना कुछ लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है कल, ये सबसे बड़ा जो है धोखा है और आप इसको सुधारिए। 5,000 से ज्यादा केसेस आपने दर्ज किए, मात्र उसमें से 0.08% उसमें कन्विक्शन है। 10% से भी नीचे ज्यादा पर उस पर आप जाके वो कर पा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो जनता के सामने खुल के आ गए। शशि थरूर जैसा व्यक्ति जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं और सरकार की बातों की तारीफ करने में आजकल लगे हुए हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि भाई ये तो लोकतंत्र के साथ धोखा है और इसका इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। तो और आप ये भी समझिए कि आज के समय में पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। इंडियन मीडिया उसको छुपा ले भी ग्लोबल मीडिया उसको देख रहा है। पूरे पूरे आज हिंदुस्तान की जो स्थिति बनी है इसी झूठ के कारण बनी है कि आप देश में कुछ और कहेंगे, विदेश में जाके कुछ और कहेंगे। अभी आप कहेंगे छोटी छोटी आंखों वाला गणेश जी मत खरीदना, अगले हफ्ते आप चाइना पहुंच जाएंगे, आप उनसे कहने की बड़ी बड़ी आंखें वाला दे दो। ये है क्या? अगर किसी देश से आपको रिश्ते सुधारने तो साफ साफ कहिए कि भाई ये पड़ोस है, हमारे पड़ोस के साथ रिश्ते सुधारने। दुश्मनी है तो साफ साफ कहिए। आप कहेंगे पानी बंद कर रहे हैं सिंधु का, और सिंधु का पानी जो है अनायास बहता चला जा रहा है क्योंकि आप रोक ही नहीं सकते हैं उसको। तो देश की जनता से इतना झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है? इससे पहले भी लोगों ने सरकारें चलाई हैं और आप जनता का भला चाहते हैं कि जनता का नुकसान करना चाहते हैं। जो मेजर इश्यूज हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, अग्निवीर से लेके युवाओं का, अग्निवीर क्यों लेके आए आप? इसीलिए लेके आए। आज जो मार्केट के सामने जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रंप साहब बार बार उसमें 25 से 50% का टैरिफ लगा रहे हैं और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने हस्तक्षेप किया, हमने हमारे कहने पे युद्ध विराम लगा। आप एक लाइन नहीं बोल पा रहे हैं। कल बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने किसी कृषि किसानों के सम्मेलन में एक लाइन ये कहा है कि नहीं, मैं समझौता नहीं होने दूंगा चाहे मेरा व्यक्तिगत नुकसान। अरे भाई, आपका व्यक्तिगत नुकसान कहाँ आ गया इसमें? कोई आपकी दुकानदारी है कहीं? कोई लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा क्या? व्यक्तिगत रूप से कहां से आ गया? ये 140 करोड़ लोगों के देश के सम्मान का सवाल है। वहां आपको बोलना चाहिए, वहां आप बोल नहीं पा रहे हैं। और इस तरह का इलेक्शन फ्रॉड अगर देश में चल रहा है जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो देश की जनता देख रही है, वो सब देखेगी कि इसका कैसा। कल भी पटना में लाठीचार्ज हुआ होना पड़ा है क्योंकि वहां के युवा उद्वेलित थे, उत्तेजित थे। वो एडमिशन और एजुकेशन को लेके भी और इसको लेके भी, एसआईआर को लेके भी। तो आपको समझना पड़ा, जो पुष्पेंद्र चौधरी जी ने कहा वो किसानों के मर्म को जानते हैं, उनके पल्स को जानते हैं, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये वही कम्युनिटी है जो देश की रक्षा भी करती है। जय जवान और जय किसान, अगर उनके पल्स में ये समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार को संभलना चाहिए, चुनाव आयोग को देखना जी। चाहिए कि इसका वाजिब जवाब दे, वरना देश में जो है वो बेहद असंतोष फैल रहा है। जी। बिल्कुल, असंतोष फैल रहा है और इतना मिसट्रस्ट जो है, डिस्ट्रस्ट जो है, वो शायद चुनाव आयोग को लेकर आज़ादी के बाद अब तक कभी नहीं देखने के लिए मिला होगा। आप ये देखिए, जो इंडिपेंडेंट संस्थाएँ हैं, उनसे कैसे लोगों का विश्वास उठ रहा है। उसमें मैं 2 चीज़ों का नाम ज़रूर लूँगी, चुनाव आयोग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और दूसरा न्यायपालिका भी। उससे भी लोगों का विश्वास जो है कैसा कम होता जा रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। जिस तरह से कभी किसी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रहे को जज के लिए सिफारिश की जाती है, तो कभी जो जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोलते हुए नजर आते हैं। वो सब भी हम देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इन 11 सालों में जो इंडिपेंडेंट, जो हमारी संस्थाएं थी, जो हमारी देश की खूबसूरती थी, उसको कैसे पैरों तले रौंदा जा रहा है, वो देख रहे हैं हम। बिलाल साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या कोई भी उम्मीद आपको लगती है कि चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव कोई जवाब देखने के लिए मिलेगा? लेकिन जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उसमें तो नहीं लगता है दूर दूर तक। और ये साफ तौर पर जो राहुल गांधी ने कहा कि आप चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंट है, इसका जवाब दे वो। आपकी आवाज नहीं आ रही है बिलाल साहब।
मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपना ईयरफोन हटा लें। जी, आप बोलिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट। जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए, मेरे को उषा साहबा चुनाव आयोग से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि वो इस मामले में कोई स्पष्ट नीति अपनाएगा या कोई स्पष्ट जवाब देगा, क्योंकि वो खुद इसमें इन्वॉल्व है। और भारतीय इतिहास में ये इतना बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है या कहिए रैकेट है, ये षड्यंत्र है, 1947 के बाद से आज तक इसकी कोई मिसाल नहीं है जो आज चुनाव आयोग किया है। दूसरा सवाल यह है कि चुनाव आयोग, आपने कहा था कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आज चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट। अगर चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी होती तो आज भारतीय जनता पार्टी और सरकार उसके पक्ष में आके ना खड़ी होती। जिस तरह से चुनाव आयोग का हमें बिहेव देखने को मिला है, वो ऐसा लगता है कि वो खुद एक पार्टी बन गया है इसके। और जो इलेक्ट्रेट लिस्ट के अंदर जो गड़बड़ घोटाला किया गया है, अब मेरा ख्याल है ये गड़बड़ घोटाला इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और अब ये मामला एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट से जुड़ गया है। ये मामला अब राजनीति का एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। ये आने वाले समय में बिहार राजनीति को, तमिलनाडु की राजनीति को, कर्नाटक की राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति को, बंगाल की राजनीति को बहुत बुरी तरह प्रभावित करने वाला है। राहुल गांधी ने जिस मुस्तैदी के साथ इस विषय को उठाया है, यकीनन काबिले तारीफ है और उनकी जितनी प्रशंसा की जानी चाहिए कम है। लेकिन जिस तरह से हमें सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का रुख देखने को मिल रहा है, वो वो बिल्कुल भी हमें इस बात पर यकीन करने के लिए कंपेल नहीं करता कि हमें उनसे कुछ उम्मीद करनी चाहिए। अब ये मामला या तो सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए या उसको इसमें डायरेक्ट इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो कस्टोडियन होता है, लोकतंत्र में न्यायपालिका भी होती है और प्रेसिडेंट भी होता है। तो या तो इंडिया गठबंधन को पूरा प्रेसिडेंट के पास लॉन्ग मार्च करना चाहिए राजपथ पर और बताना चाहिए, गुहार लगाना चाहिए कि आपके रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल इस सरकार ने बना दिया है, और मांग करनी चाहिए कि गवर्नर के माध्यम से, जो चोरी के माध्यम से जो चुनी हुई सरकार है, उनको बर्खास्त किया जाए। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट के लिए ये जरूरी है। सबसे बड़ा मसला यह है कि इन सब लोगों ने चुनाव जीते, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव, चाहे हरियाणा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव। परकला प्रभाकर ने, जो निर्मला सीतारमन के हस्बैंड भी हैं और एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से भी आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी भी रह चुके, उन्होंने सबसे पहले इस डेफिसिट को एंगेज किया था और देश के सामने रखा था। अगर उसी समय सबकी आंखें खुल जाती तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। वहीं दिल्ली चुनाव में भी केजरीवाल साहब ने वोटों की घटा जोड़ की बात की थी, जिस पूरे मुकदमे को राहुल गांधी ने जनता की अदालत में साबित कर दिया है। एक तरफ सरकार ये कहा करती थी कि ये हिंदू राष्ट्र की लहर है, एक तरफ सरकार ये कहा करती थी कि ये लाभार्थी योजना की लहर है, एक तरफ सरकार ये कहा करती थी कि ये लाडली बहना योजना की जीत है, एक तरफ सरकार ये कहती थी ये प्रधानमंत्री योजनाएं जो देश में चल रही है उनकी लहर है। अब कुल मिलाकर हमें पता लगा है कि लहर किसी की नहीं थी, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा जो फर्जी लाडले वोटर थे, ये उनकी करतूत थी, जिसके माध्यम से यह चुनाव जीता जा रहा था। देश के अंदर जो आज हालात हैं, उसको देखते हुए नहीं लगता कि सरकार से कोई उम्मीद करनी चाहिए। अभी मैं लेटेस्ट बिहार के अंदर अमित शाह साहब की रैली को सुन रहा था आपके चुनाव से पहले, तो वो तो अब धर्म की शरण में चले गए। वो भाषणबाजी कर रहे हैं कि हमने इतने मंदिर बनाए, अब सोमनाथ का मंदिर भी हम सोने का बनाएंगे। तो चोरी करके धर्म की आड़ में छुपने का जो संकेत है, वो बताता है कि इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर काम कर रहा है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं किसानों कृषि को दांव पे नहीं लगने दूंगा। ये वो सरकार है जिसने देश के अंदर काले कृषि कानून लाकर किसानों पर लाठियां चलाई, उनके साथ बर्बरता का काम किया, उनको खालिस्तानी बताया, 700 किसान मारे गए। वो आज किसानों की आड़ में छुपना चाहते हैं और कहते हैं मैं अपना निजी नुकसान नहीं होने दूंगा।
प्रधानमंत्री तो ये कहा करते थे कि वो झोला उठा के आए, झोला उठा के चले जाएंगे, तो उनके पास तो कोई एसेट है नहीं जो उनका निजी नुकसान हो जाएगा। अब मैं कुल मिलाकर नटशेल में ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस षड्यंत्र को रचा है, जिसके अंदर यकीनन एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता शामिल होंगे, यकीनन इस षड्यंत्र के पीछे एक पार्टी विशेष की विचारधारा के लोग शामिल होंगे, यकीनन इस षड्यंत्र के अंदर अधिकारी शामिल होंगे। जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के अंदर मतों का अधिकार छीना है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है और साबित होता है तो इन पे मुकदमे चलने चाहिए, इन पे एफआईआर होने चाहिए। और राहुल गांधी ने कहा रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ेंगे तो वो उस अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और मेरी व्यक्तिगत ये राय है, जो लोग इसमें संलिप्त है उनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि उनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा ये काम किया है, क्योंकि ये जो किया गया है ये दरअसल पूरे लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ है। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग जो है वो लोकतंत्र का हत्यारा है, ये संविधान को बदलना चाहते थे, हमने इन्हें रोका, ये भी बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे अल्फाज में उन्होंने ये कहा है कि हम ना तो छोड़ेंगे और ना ही बख्शेंगे और ना ही तुम बचोगे। ये एक तरह से चेतावनी राहुल गांधी ने आज दी है। मेरा सवाल यह है पुष्पेन जी कि क्या ये जो अब पर्दाफाश हुआ है, ये जो एटम बॉम्ब गिरा है, उसके बाद क्या बिहार में हड़बड़ी कोई मचती हुई आप देखेंगे? क्योंकि बिहार से भी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं राहुल गांधी 17 तारीख को, तो वोट अधिकार के नाम से क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद चुनाव आयोग जो एक पूरी प्लानिंग कर रहा था उसमें किसी तरह का कोई बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा? बदलाव तो खैर हुआ ही है, क्योंकि पहले वोट ऐड किए जा रहे थे, अब वोट जो है डिलीट किए जा रहे हैं। लेकिन ये भी एडीआर ने पूछ लिया है कि भाई आप बताइए 65 लाख वोटर्स जो हैं ये कैसे, क्यों और किस तरह से आपने डिलीट किए हैं, और हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उम्मीद बहुत कम है कोर्ट से, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या बिहार में परिस्थितियां अब बदलेंगी? क्योंकि जो हो गया उसको कितना बदला जा सकता है ये एक अलग सवाल है, लेकिन जो होने वाला है उसको कितना बदला जा सकता है ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जो शायद 12 तारीख लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को तत्काल ही आदेश देना चाहिए कि जो 65 लाख वोटर हटाए गए हैं उनमें से कितने मृत पाए गए, कितने ट्रांसफर पाए गए। और मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, मृत का आंकड़ा ये इसलिए नहीं दे रहे कि वे व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिंदे दिखाई देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने शुरू हो जाएगी कि भैया मैं तो जिंदा हूं, और जिंदा आदमी बहुत बड़ा सबूत होता है अपने आप में खुद ही। तो ये इसलिए उसकी बाइफर्केशन या उसकी कैटेगराइजेशन करके नहीं दे रहे, ना ही ये डिजिटल जो वोटर लिस्ट मांगी जा रही है बार बार, और जिस तरीके से एक विधानसभा की ही 3 ढेरियों में जो 7-7 फुट ऊंची कागज का गट्ठर था जो राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, अगर एक फोटो को मैं 6 लाख फोटो से कंपेयर करूं कि भाई ये फोटो रिपीट तो नहीं हुआ, ये नाम रिपीट तो नहीं हुआ, ये एड्रेस रिपीट तो नहीं हुआ, ये काम मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तेजी से कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये तो जो है भूसे में से सुई ढूंढने के बराबर है। मैं राहुल गांधी की टीम को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ 6-7 महीने में, दिमाग खराब हो जाता होगा एक एक फोटो को देखते 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 जब आप नीचे तक जाते होंगे कि भैया ये इस नाम का आदमी, इस पते का आदमी और इस फोटो का आदमी कौन है। फिर फोटो उन्होंने बहुत छोटे कर दिए, फोटो का साइज इतना होता है करीब, तो वो उसको इतना कर दिया कि पहचान में ही नहीं आ रहा आदमी। और पते और नाम और वो जो लिखे वो अभी पांडे साहब ने बताया किस तरीके से लिखे। तो ये जो सारे का सारा है, ये इनका जो सिस्टम है, अब इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को ले लेना चाहिए। यदि कुछ थोड़ी बहुत साख बची हुई है तो सुप्रीम कोर्ट की बची हुई है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके आदेश दे कि भैया डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट तत्काल पिछले 10 साल की ये मांगे, 15 की मांगे तो तुरंत जारी करो और इस फला वेबसाइट पे जारी करो। आपको याद होगा कि चुनावी बॉन्ड के मसले में भी इन्होंने यही घपलाबाजी की थी, नहीं अभी तो हमें 3 महीने का समय लगेगा, अब 4 महीने का समय लगेगा, और उसके बाद भी उसको पार्टी वाइज और उस तरीके से क्लासिफाई करके रिलीज नहीं किया था जिससे कि लोगों को पता चल सके कि ये व्यक्ति कौन है या कंपनी कौन है जिसने किसको क्या दिया है।
तो उसमें भी बड़ी धांधली की, उसका खुलासा भी अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, वो बाद में किसी ना किसी तरीके से होगा और उसमें भी जो है लोग पकड़े जाएंगे। तो ये तो लोग वो हैं जो 30-32 वोट यहाँ पे मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में थी, उसी में धांधली कर सकते हैं। तो ये जो है जहां लाखों वोट हैं, 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोट फर्जी निकल आई। वास्तविकता ये है, और अब ये कहना पड़ेगा, पहला नंबर बिंदु, मैं जब ये चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी पल से मैं इस देश की अभी की सरकार को अवैध सरकार मानता हूं, और मैं का मतलब है 140 करोड़ लोग, पहली बात। दूसरा, ये प्रधानमंत्री अवैध है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। तीसरा, ये दोनों, अमित शाह प्रधानमंत्री क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, और आज मुझे आशा है पांडे जी ये नहीं कहेंगे कि इनके लिए अच्छे शब्द इस्तेमाल करो, इनके लिए यही शब्द इस्तेमाल होंगे, ये दोनों क्रिमिनल माइंडेड है। गोधरा का कांड है, इनके ऊपर उंगली आज तक उठ रही है। लोया जस्टिस हत्याकांड में ये लोग इन्वॉल्व हैं, मैं नहीं कह रहा, जो है सारा देश जानता है, सारा देश कहता है, और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। उसके बाद जो एक इनके हरिन पांड्या थे, उनकी हत्या में इनका हाथ था। पुलवामा की जो सारे 40 हमारे सैनिक मारे गए थे, वो इन्होंने स्टेज मैनेज किया। पहलगांव इन्होंने किया, और गलवान घाटी इन्होंने की। ये तमाम लोगों को मरवा करके चुनावी रोटी सेकना जानते हैं, दोनों क्रिमिनल माइंडेड हैं। इस देश को आपके माध्यम से पता लग जाना चाहिए, क्रिमिनल बैठे हैं, वो क्रिमिनल हैं, और ये क्राइम अभी करते चले जाएंगे। और इन्होंने, इनकी फाइलें भी बना ली होंगी, ये जो चुनाव आयोग के वो है, इनको पहले ये खिलाते पिलाते हैं, इनकी फाइलें बना के रख लेते हैं, और उसके बाद उनको दबाने का काम करते हैं, भैया तुम्हें बचाए के रखेंगे यदि तुम हमारे अनुसार चलोगे। गद्दी पे बने रहने के लिए सारा का सारा ड्रामा करते चले जा रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, फलाना हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, सारी चीज इनकी कड़ाई खुल के चली गई है। इनको एक भी पल जो है गद्दी पे बने रहने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, और सुप्रीम कोर्ट यदि संज्ञान नहीं लेता है तो हम जैसे लोग जेल जाने के लिए इस विषय पे तैयार बैठे हैं। अब देश में क्रांति होगी, और इनको दौड़ा करके, भगा करके जो है देश से भगाया जाएगा। या तो खुद भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भगाने का समय आ चुका है। जो आप बातें कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आप जिम्मेदार शख्स हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो अपनी जिम्मेदारी के साथ आप इन तमाम बातों को यहाँ पर कह रहे होंगे, और जिस जज्बात के साथ आप कह रहे हैं वो एक आम नागरिक का जज्बात है जो आप यहाँ पर रख रहे हैं, उनको समझा जा सकता है। सवाल मेरा अब ओंकारेश्वर जी आपसे है, सवाल यही है मेरा कि ये हम एक बहुत ही अजीब से स्थिति में आकर ये पूरा देश जो है वो खड़ा हो गया है। एक चीज और छूट गई, उसके बाद ओंकारेश्वर जी आ जाएं। 2024